अधिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कृपया वीडियो मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? ऑप्शन में दिया गया है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो कौन सा कहिएगा? बी और सी दोनों। जाइलम और फ्लोएम जो है कह सकते हैं कि पेड़ पौधे में क्या होता है, संवहन उत्तक के कार्य करते हैं। यानी जाइलम जो होता है, जाइलम देखिए इसका नाम है जाइलम, ये जल का संवहन करता है पेड़ पौधों में। किसका संवहन करता है? जल का। जो फ्लोएम जो है मिट्टी से क्या करता है कि लवण और खनिज को ले जाकर के क्या करता है, पेड़ पौधों के विभिन्न तना और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कह सकते हैं कि ए, बी और सी दोनों, यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है? अगला प्रश्न कह रहे दूसरा नंबर, करके प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा करता है? करे कि परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, निष्कासन के द्वारा। किसके द्वारा करता है? कहेंगे विसरण के द्वारा। किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। क्या है? यकृत है। कोई सोचता है कि यकृत कैसा होता होगा? वो जैसे मुर्गा के कलेजी खाते हैं क्या? मुर्गा जो खाता है चिकन, यानी कि चिकन जो खाता है उसमें से कहता है कि हमारा कलेजी दियो, यानी कि वो मुर्गा के यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। तो हम लोग के शरीर में भी यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब कहा जाएगा कि यकृत का वजन कितना होता है मनुष्य के? तो 1.5 से 2 केजी होता है। यानी कि हम लोगों में जो कलेजी है 1.5 से 2 केजी निकलेगी। कितनी निकलेगी कलेजी? 1.5 से 2 केजी निकलेगी। समझ में आ रही है? उसका कलर कैसा होता है? तो लाल, एकदम कत्थी कलर कह सकते हैं। समझ गए? यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो मास्टर ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। सही है, बिल्कुल सही है आंसर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, सेरिब्रम। तो क्या कहेंगे? सेरिबेलम कहेंगे। क्या कहेंगे? ये मस्तिष्क के संतुलन को बनाए रखता है। समझो? यानी हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। मानव हृदय किशोरावस्था होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? कारण कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, माने कौन सा है? करे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, करे थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। कौन? ए और बी दोनों। अब देखिए जैसे ही लड़का, कहेंगे कि लड़का किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके पास 2 वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का स्रावित होने लगता है, और महिलाओं में ये एस्ट्रोजन का स्रावित होने लगता है। समझ गए? जब किशोरावस्था में पहुंचती है तब ये थायरोक्सिन हार्मोन जैसे ही जन्म से पहले ही कह दीजिए थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता रहता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाएगा ना, आयोडीन की कमी जब होगा आपके शरीर में, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का कम स्रावित करने लगेगा, गला फूल जाएगा, घेघा रोग हो जाएगा, जिसके गलागंड या घेघा रोग कहते हैं। समझ में आया? अब थायराइड की दवाई खाने लगिएगा। नहीं समझ में आया? अगला प्रश्न करें कि मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कहिए मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। अरे मानव हृदय में, शरीर में नहीं, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। समझ गए? अगला कह रहा है रक्त क्या है? रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है। बात सही गलत है? तो अब उत्तक ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लाइमार्क ने। किसने कहा? जोहानसन ने। किसने दिया? जोहानसन ने। अगला कह रहे हैं कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक। फिर कह रहे कि पारभाषक। तो क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे, क्योंकि तेल से भीगा हुआ कागज पर जब हम टॉर्च जलाते हैं तो थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या करती है? पार कर जाती है। और जब थोड़ी मात्रा में पार करती है तो उसको पारभाषक कहते हैं, और जब पूरी पार करती है तो पारदर्शी कहते हैं। ऐसे साफ जल, कांच, हवा ये पारदर्शी है। अब पारभाषक में क्या होंगे? घिसा हुआ कांच
तेज से भीगा हुआ कागज, पतला कपड़ा, रंगीन प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएंगे? पारभाषक हो जाएंगे। अपारदर्शी, टॉर्च बार रहे तो क्यों पार नहीं जा रहा है? जैसे एक किताब पर टॉर्च बार देंगे एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम, तो क्यों पार करेगा? पार करेगा ना? पार करेगा। ये अपारदर्शी है, क्योंकि समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आया भैया? जब परिभाषक रहेगा तो थोड़ी थोड़ी पार कर देगा, पारदर्शी रहेगा तो पूरा पार कर जाएगा। तो परिभाषक समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? फिर अगला कह रहे हैं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस, अब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होती है? तो कहेंगे मात्रक विहीन होता है। अब क्यों होता है? मन में प्रश्न नहीं आ रही है? क्यों होता है? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, अब वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कौन मात्रक बचा? कुछ ना बचा। बचा क्या? नहीं बचा, इसलिए ये मात्रक विहीन होती है। समझ में आ रही है? जैसे में चाल के एसआई मात्रक किलोमीटर होता है या मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो दूरी मान लीजिए कि 5 किलोमीटर हो गया, या 5 मीटर लीजिए ना, 5 मीटर, और समय 6 मिनट 6 सेकेंड लगा होगा। तो ये मीटर और बटा में सेकंड, मीटर से सेकंड कटेगा नहीं। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया? कट गया है, इसलिए ये मात्रक विहीन हो गया है। यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो ये मीटर और प्रति सेकंड, यानी कि चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक उसी प्रकार से लेंस या दर्पण का आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। लेंस कहेगा तो भी दर्पण कहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक उपराज की बात बताइएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। गलत बात, मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि लेंस के फोकस दूरी के विरुद्ध क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि एफ बाई में क्या हो जाएगा? और 1 बाई में एफ लेंस की क्षमता है। तो 1 बाई में मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल कर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना? साइड से भागा दीजिएगा तो मीटर में बदलने के लिए 25 टू के साथ, यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या है? 25 मीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया? लेंस की क्षमता क्या आ जाएगा? 25 मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता को हमेशा मीटर में व्यक्त किया था। किसमें व्यक्त किया था? मीटर में, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे, ऐसे नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, क्योंकि एक डाउट से कई डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? अगला प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? एक समान होती है, असमान होती है, इनमें से कोई नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी असमान होती है। भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में प्रकाश के चाल 2 × 2 5 × 10 टू द पावर, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। होती है कि नहीं होती है? और ले लिया जाए अगर जल, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में होती है कि नहीं होती है? यानी कांच में कम, जल में तनकी ज्यादा। अच्छा सॉरी, सही बात। जल में होता है 2,25,000 2.25 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और जल में लेंगे, कांच में लेंगे तो 2 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर वायु या निर्वात में लेंगे तो 2 × 10 टू द पावर 8 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि हवा लिए अलग हो गए, जल लिए अलग हो गए, कांच लिए अलग हो गए, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती। समझ में नहीं आई होगी? आ रही है तो बढ़िया है। करके वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ए भैया, कहेंगे वायु में जो निर्वात की चाल होती है वास्तव में कहिए तो थोड़ी सी नगण्य, बहुत कम के मतलब कह सकते हैं कम होती है, लेकिन यहाँ पे एक समान लेंगे, क्योंकि जो निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होता है 1 के बराबर होता है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कहेंगे 2 होती है। अब कोई कह देगा क्यों 2 होती है? तो दोनों ओर से प्रकाश के दोनों सतहों, लेंस के दोनों सतहों से प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, इसीलिए लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। क्या होता है? या कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, हमारा दूसरा खोले बताइए, कहेंगे कि लेंस प्रायः 2 गोलीय सतहों से घिरा होता है।
होता है ना। इसलिए लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। अरे मजा आ रही कि नहीं आ रही है? F1 और F2। आगे कह रहे हैं कि विद्युत का अच्छा चालक पदार्थ का नाम बता दीजिए भैया। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। कहेंगे ये बकलो लकड़ी कब नहीं होगा। अगर लकड़ी अच्छा चालक होता तो ऐसे लाइन फंसा नहीं जाती, मार देता, तड़ाई के गिर जाते ना हो। लकड़ी से अच्छा भींगा लकड़ी रहेगा तो मार देगा ना हो, लेकिन बल्ब तो नहीं ना जलेगा। बस ये गलत है। अगर लकड़ी से बल्ब जाता तो लकड़ी से लोग बल्ब जलाने लगते, तार की जरूरत नहीं पड़ती क्या। फिर कह रहे हैं प्लास्टिक कह रहा है कवर में जो तार है दिखाई दे रहा है, तार है एक तरवा में भैया ऊपर से प्लास्टिक लगा है ना। अगर मैं विद्युत धारा की परवाह करते अगर छूते कुछ होता है। अभी अगर तरवा में ऊपर प्लास्टिक ना लगा होता है, इसे छूते तो क्या होते हैं? छूते तो यहां नहीं ऊपर होते हैं। बात सही ना कि गलत है? यानी कि प्लास्टिक भी नहीं होगा। अब उसके बाद दिया गया है कार्बन दिया गया है। कार्बन में कार्बन जैसे कोयला वगैरह हो गया, यानी कि जिस चीज में कार्बन पाया जाए। कोयला समझ लीजिए तो कह रहे कोयला अच्छा चालक है, तो कहेंगे कोयला अच्छा चालक है नहीं है। फिर उसके बाद दिया चांदी, तो चांदी उष्मा और विद्युत का दोनों अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक है, माने सर्वोत्तम कहा जाता है, सबसे उत्तम। समझ गए? अरे नहीं समझ में आई? आ रही है? यानी यहां पे चांदी जो राइट आंसर होगा। अब शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किसका? ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किसका बना होता है? किसका बना होता है? किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है इलेक्ट्रोड। यानी सेल किसे कहते हैं? तो कहेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाए रखती है। ये सेल यानी कि जिसका एबीडी बैटरी, नोविनो बैटरी कहते हैं ना आप लोग, वही तो सेल होता है। क्या होता है? वही सेल होता है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड होता है कार्बन के होते तो करिया निकलता है ना, वो कहे कि तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रोड समझ में आया कि ना आया? आया कि नहीं आया? आया है पक्का? नहीं आया? आ रहा है ना। अब अगला प्रश्न कह रहा है करे कि 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल के मान क्या कहेंगे? 4.18 कैलोरी होता है। 4.18 कैलोरी होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि बुझा हुआ चूना है, इसमें से कौन है? कह रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनाइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर कह रहे कैल्शियम इसमें से कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? जैसे चूना को क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं तो शुष्क बुझा हुआ चूना हो जाता है। क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना हो जाता है। क्योंकि वो क्या जिसे मैंने देखिए पानी में डाल के सुखा लेते हैं ना, तो जब चूना सूख जाता है तो लोग अगर कोई आता है तो खैनी खाने वाला अगर चूना मर गया पानी डलबा करने में बढ़िया ना हो। जैसे कली चूना लेकर आते हैं, ठीक ना, ढेला वाला चूना पानी में डाल दीजिए, अब पानी सूख गया माने चूना सूख गया। अब उसमें पानी डालेंगे तो पहले जैसा नहीं होगा। तो खैनी खाने वाले कहते हैं कि मरा हुआ चूना है। तो अब याद रख लीजिए ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहता है? यानी इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। सूत्र ये एक प्रकार का क्षार है, ठीक ना। अगला कह रहा है निम्न में से कौन भस्म नहीं है? लेकिन भस्म नहीं है। कह रहा है CaO दिया है, CaO, फिर दिया है NaCl, फिर दिया गया है NaOH, फिर दिया गया है Na2CO3। ए भैया एक बात याद रखिए, हाई कैल्शियम ऑक्साइड ये भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, सोडियम का है, सोडियम कार्बोनेट है, वो सोडियम कार्बोनेट है, ये भी भस्म है। लेकिन NaCl क्या है? ये लवण है, उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। ये भस्म नहीं है। समझ में आया हो? अब कह रहे कि जस्ता का अयस्क सीने बार है, कहेंगे ना बकुल सीने बार ना है। सीने बार किसका है? इसका है पारा यानी मरकरी का। और सीने बार का सूत्र क्या होता है? HGS होता है। क्या होता है? HGS होता है। अब कह रहे कि जस्ता का सूत्र जिंक बलेट है क्या? कहेंगे करे बेचारा में ऐसे ही जिंक दिख रहा है, बाहरी कर कूद जाएंगे तुरंत ना लग रहा है। अरे तो कहेंगे जिंक बलेट है। तो अब ऑक्साइड किसका है? वो एल्युमिनियम का। और सोडियम क्लोराइड सोडियम का। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है?
अगला कह रहा है कि सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। क्या है? उपधातु है। कौन सा धातु है? सिलिकॉन उपधातु है, जिसका संकेत SI होता है। क्या होता है? SI होता है। ए मुड़िया इन्हें उन्हें घूम रहा, मार देंगे, गर्दनिया टूट जाएगा चौर तरीके। समझा नहीं, समझते रहिए। अन्ना आएगा तो पूछ देंगे, थूरने लगेंगे तुरंत। देखे ना व्यवस्था है, अगली जाइए है कैमरा मैन है, तुरंत पता नहीं तो सबके क्या है, कीटनाशक है, छिड़काव कर देंगे, तुरंत कीटाणु मर जाएगा। तुम सब में के पढ़ने लगोगे। समझ में आया ना? आगे अब कह रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। भैया कह रहा है कि कार्बन, जरा ध्यान से सुनिएगा। कार्बन, फिर कह रहा है, फिर कह रहा है, कहां कह रहा है? ऑक्सीजन, फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पहले नंबर एक बात बताइएगा, हमारा तन के हमारे से कम समझ में आता है ना। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 1 सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन है क्या? ऑक्सीजन है क्या? हाइड्रोजन है क्या? नाइट्रोजन है क्या? इसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। कहेंगे नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहेगा। अब कहियो क्यों कहेगा हम भूला जी भो, तो भूला जी तो भूला जी हो, हम पूछ दे तो थूर ना दे हो, क्या गलती कर देंगे हम? भैया कितना आसानी से बताओ जी, आसानी क्या है? अब क्यों खोजे के कह रहे हो एकदम आज पढ़ाओ लिखे पढ़ावल बा आ क्यों टेस्ट को कोई से कहता रे, हमारा तो बुझाता नहीं है। ये क्या कहल चाहता? कहता एल्कोहल में कॉमन नहीं खे, कौन नहीं खे जो का इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन देने के चाहते रही नहीं कहते, लगातार गलती मिल रहा। तो भैया ये गलती बिल्कुल सही, 100% सही दिया है। समझ में आ रही है? अगला फिर कह रहे ना हो, कह रहे कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। भैया मेथेनोइक अम्ल का पहला नंबर सूत्र होता है HCOOH। होता है क्या? ये मेथेनोइक अम्ल ये है, IUPAC नाम कर, इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो कहेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। अब पूछ देगा कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहीं चींटी, लाल चींटी के डंक में, खाली चींटी मत, चींटी के, मधुमक्खी के, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कह रहे कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब यह क्लोरो कह रहे कि कौन है स्वपोषी? स्व हम लोग स्वपोषी है कि परपोषी? और कहता ना स्वपोषी होनी नहीं, घावा में खड़ा कर दी, भोजन बना लियो ना, बना ले बना हो। हम लोग क्या है? परपोषी है। और हम लोगों में क्लोरोफिल पाया जाता ना, क्लोरोफिल अगर पाया जाता हरियर हरियर हम लोग दिखाई देते समझ गए हो? अगर हरियर हरियर दिखाई देते क्लोरोफिल पाया था तो घामा में जाकर कैसे खड़ा रहता है? ऐसे में मानते हैं मार दो फोकस एकदम हरियर आ जाते एकदम। समझ गए? फिर रात के आराम से, लेकिन गड़बड़ा जाता महाराज। हम लोग फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेने होते, ऑक्सीजन छोड़ने लगते। समझ गए? बकरी खा लेगी, ठीक है? बकरी आ गया अंगूरिया खाने लगेगी ना, लगेंगे जान बचाना पड़ेगा। गलत नहीं, हम लोग ठीक है भाई, भगवान ऐसे ठीक है, हम लोग मत बिगाड़िएगा हम लोग को। कम से कम बकरी गाय और हद तो तब होगा जब हाथी देख ली गलती से, देख लेगी तो कहेगी वाह बहुत अच्छा भोजन मिला है ना। चोरो चोरो तुम, बाप रे कोई सा दृश्य होगा हो। आगे आगे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक आए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लोग को समझ में नहीं आ रहा कि स्वपोषी परपोषी होता क्या है। तो स्वपोषी जो भोजन आप स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। पहले महिला विभाग सोचते थे, तब तो हमने मम्मी स्वपोषी भी अरे मम्मी हमारे घरे अपने से बना ले भोजन, हमने के बना के दे तब खाने जा। ए भैया वैसे ना ठीक ना, तो मम्मी क्या कर ली, दूसरा जीव पर निर्भर कर ली, पालक वालक खा ली ना मम्मी, सब्जी बना के कंचे ना ठीक खा ली, चावल में रोटी खा ली ना, यानी कि मम्मी परपोषी वाली, स्वपोषी ना वाली। यानी पेड़ पौधा के भोजन क्या दिलाया जाता है? कहेंगे हमारे पापा छिड़के जाना कीटनाशक, तो थोड़ा नहीं
आउ घसिया नहरिया पेड़ा बकर के छिड़के जला कोई ना। वो लोग क्या है, 100 कोसी अपना भोजन जब एक जगह रहते हैं, एकदम सूर्य का प्रकाश पड़ेगा अपना भोजन बना लेंगे, समझो। और पादप से आजीव जंतुओं से भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उन लोगों को मार करके खाते। जैसे पादप से उसका फल या बीज या फूल खाते हैं ना हम लोग। जैसे फूल गोभी हो गया, फूल गोभी के फूल खाते हैं, और अमरूद हो गया फल खाते हैं ना। भैया पालक हो गया, साग हो गया, को पौधे खा जाते हैं पका के, ठीक ना। इस प्रकार से यानी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल और क्या है वो सब बोल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए, क्लोरोफिल, यानी कि सबकी आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया। आगे कह रहे हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में। अब ये कहेंगे लाल रक्त कण में, किसमें पाया है? लाल, सॉरी क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में नहीं पाया जाएगा, गलती से बोल दिए, क्लोरोफिल में पाया जाएगा। आपको बात बताइएगा, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक ना, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। समझ में आ रही है। अब देखिए वर्णी लवक में कैसा हो, हरित लवक में हरियर रहेगा, वर्णी लवक में देखिए जैसे पेड़ पौधा के पत्ते निकलता है, देखते लाल कलर के, कोई पीला कलर का रहता है, कोई कॉफी कलर का रहता है ना, तो वो वर्णी लवक का देन है। और कोई पत्ता उजला टाइप से होता है तो अवर्णी लवक का देन है। समझ में आ रही है। तीनों लवक आगे, लेकिन डिस्कशन करने से बहुत फायदा है, एक बात समझ जाइए। अगला कह रहा है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोनिन। तो कहेंगे ऑक्सीटोनिन का है, जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। समझ में आ रही है। अब कह रहे कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? कह रहे पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो कहेंगे पुंकेसर, और नाम में कहने पर आदमी जैसा लग जा रहा है, पुंकेसर। समझ में आया। ये वर्तिकाग्र स्त्री भाग है, अंडाशय भी और वर्तिका भी स्त्री भाग है फूल का। समझ में आया। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर, पुमांग, ये सब क्या है? पुल्लिंग भाग है, पुरुष का पुरुष भाग है, कह सकते हैं, नहीं स्त्रीलिंग भाग नहीं है। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? कह रहे किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, युगलिना, किसमें कहेंगे? ईस्ट में नहीं होता है। क्या होता है? ईस्ट में नहीं, मुकुलन विधि होता है। क्या होता है उसमें? मुकुलन विधि होता है। अगला कह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि इस पृथ्वी पर है ना, कह सकते हैं समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य के ऊर्जा से ही हम लोग का क्या करते हैं? ऊर्जा मिलती है। एक बात याद आ गया, कह दे रहे हैं, और जिसमें जन्मा गया है, याद पड़ रहा है, वो कहता है कि तुम भी ना होते तो मैं भी ना होता, कहता है ना, तो गलती कहता है। सूर्य ना होता तो हम भी ना होते और तुम भी ना होते, ऐसे कहना चाहिए। करा नहीं समझ में आओ। अरे सूर्य भगवान ना जाए, अब दोनों में खड़ा कर दिया जाए, तो जिंदा बचेगा ना बचेगा। सूर्य ना होते तो हम भी ना होते, कुछ भी ना होता, हम भी का तुम भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, घास भी नहीं होता। समझ में? पेड़ को तो गोली मारिया तारा के, नहीं समझ में आओ। आगे कर परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन। इसने किस पौधा पर अपना प्रैक्टिकल के? मटर के पौधा पर हो। चलिए आगे कह रहे हैं कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघातक, इनमें से कोई नहीं। उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि वो लोग उत्पाद का जन्म देते हैं। जैसे पेड़ पौधा, कोई भी पेड़ पौधा हो गया, उससे हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना, उत्पादक होते हैं। अपघातक के मतलब जब किसी चीज को सड़ाना होता है ना, तो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपघातक कहते हैं, यानी जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने के काम करते हैं। इसे में बताए थे, अपना बताएंगे। इसे में आलू सड़ जाता है, जैसे मान लीजिए आलू हटा रहे हैं, ऐसे गर्मी के दिन में अंगुली ठंडा लगने लगा, कोई वाह क्या ठंडगी है, लेकिन गलती से जब आपके पास पहुंचेगा अपना समझ रहे हैं, आंधी तूफान लेके गर्दा गर्दा करते एकदम
तो मिजाज खराब हो जाएगा, कहिएगा कि गलत जगह पे चला गया था ना। तो आलू सड़ता है कैसे? तो अपघटन की क्रिया, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे खराब हो जाता है, समझो। आलू नहीं, कोई भी दुनिया की चीज, ठीक ना। और कह रहे हैं यहाँ पे, फिर क्या कह रहा, उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, उसको उपभोक्ता, जैसे हम लोग उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है, समझ गए। अगला कह रहे हैं कि नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 23 होती है। लेकिन दोनों के पास 46 होनी चाहिए ना हो। महिला के पास XX होता है, नर युग्म पूछना चाहिए यहाँ पे, समझ में आया? अच्छा, नर युग्म पूछा है तो कहेंगे नर युग्म 23, स्त्री वाला भी 23 होता है, क्योंकि इस पुरुष में क्या पाता है? XY पाता है, महिलाओं में XX। और जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और जब XY गुणसूत्र मिलेंगे XY, तो लड़का का जन्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? यही गुणसूत्र निर्भर करता है, समझ में आया? माता पिता के। तो अब किसी किसी की महिला के लड़की होती है, लड़का नहीं होता है, तो उसके सास क्या करती, मार गली आती है। तो जब महिला पढ़ी लिखी रहेगी, जितना गलिया रही सास पढ़ी लिखी रहेगी, तो कहेंगे कि जा अपना लड़का का इलाज कराओ, ना मार दो फुर्जी नाक घूमता है। अब ना कह देगी कैसे कि भैया महिला में कोई गलती नहीं है, महिला के पास तो XX गुणसूत्र है। बातें समझ में आ रही है? उस पुरुष में कमी है, उस महिला में कमी नहीं है कि उसका वाई गुणसूत्र क्या है? प्रभावी है, माने प्रभावित है। अब जाकर इलाज कराएंगे, ये किसका इलाज कराएंगे, ये सही हो जाएगा तो लड़का जन्म हो जाएगा। ऐसा ये सही नहीं होगा तो लड़की खाली जन्म होगी। तो यानी कि जन्म ले रहा है, कोई शिशु जन्म ले रहा है बच्चा, उसमें स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती है, कह सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। उसमें भूमिका किसकी होती है? किसके गुणसूत्र में? पुरुष के गुणसूत्र में भूमिका होती है। तो जो अगर लड़कियां पढ़ी लिखी रहेगी तो सास को एकदम समझा देगी, तूने तो ब्लैक बोर्ड लेकर समझाने लगेगी ना, समझाने लगेगी तो सास की गाली बंद हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि ओजोन परत पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में, एक्सोस्फियर, सब इंग्लिश नाम दिया हुआ है। ट्रोपोस्फियर में कहेंगे, कौन सा स्फीयर में? यानी समताप मंडल में कह सकते हैं। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। अगला कह रहे हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये बकवास कहना आएगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब कि बड़ा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब। पक्का। आगे कह रहे हैं, आई कह रहा है बकलोल समतल, कहेंगे ना बकलोल समतल ना, समतल को सजने संवरने में करते हैं महिला विभाग। समझ में आ रही है? एगो बकलोल कह रहे हैं ये सर है जी ऐनक लगा देना, हम कहेंगे बकलोल ऐनक लगा देंगे ना तो महिला विभाग बिना देखने आई भी नहीं करेगा, दूसरे महिला भेज ढोकेल देंगे देखने के लिए, दो हाथ तोड़ लेंगे। इसलिए ऐनक लगाना यहाँ पे खतरों से खाली नहीं है, समझे हो? आगे कह रहे कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? किसका अधिक होता है? कोई कह रहा है कि लाल का मार्क उनका खराब कर देंगे हाल, बैगनी होता है। यानी कि विचलन का मतलब क्या होता है? छिटकना, समाप्त होना, विलुप्त होना। समझ में आ रही है? यानी लुप्त हो जाएगा, कम दिखाई देना। तो लाल रंग सबसे अधिक दिखाई देता है, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन यानी कि कह सकते हैं रंग दैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, यानी विलुप्त कम होता है। समझ में आ रही है? तो सबसे अधिक होता है क्या? सबसे अधिक होता है विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो कहेंगे बैगनी का होता है। आकाश सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। अब एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है कैसी होती है? अनंत शून्य 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, क्या कहेंगे? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या पूछा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समझ में आ रही है? अगला कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अरे बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए कहां रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र कहां पर रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र C पर। अरे मजा आ रही है? अब हिजी कर तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परिवर्तन के। अब कह रहे कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि के अस्थायित्व होता है, यानी कि जरा से ध्यान से सुन लीजिए, वो जैसे 1 सेकंड देखिए हैं घड़िया में ऐसे माने ऐसे बढ़ता बुढ़ता रहता है, अच्छा 1 सेकंड में बढ़ता है ना,
तो उस सेकेंडवा के 1/10 भाग तक मानव नेत्र पर, जैसे हम किसी वस्तु को देख लेना का 1/6 होता है, 1/10 होता है, नहीं 1/10 सेकेंड तक बनती है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, आंखिया पर प्रतिबिंब बनता है, तब किसी वस्तु को देखते हैं हम। जो प्रतिबिंब बनता है 1/10 सेकेंड तक बनता है। कितने सेकेंड तक बनता है? 1/10 सेकेंड तक बनता है। फिर अगला कह रहा है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? कह रहे कि सीधा उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा मतलब उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कह रहे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा? V/में लेंस अवतल हो चाहे उत्तल हो, V/में U ही होगा। समझ में आ रही है? अब दर्पण का आवर्धन -V/U में, यानी दर्पण का आवर्धन होता है ऋणात्मक और लेंस का आवर्धन धनात्मक होता है। अगला कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो की तो इसे म्यू ना बनाना चाहिए, वैसे ना बनाना चाहिए। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा? वो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ए से एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। 1 मिली है वो, सॉरी मिली, माइक्रो में 6 हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर है, सही लिखा है, एम सही लिखा है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। अब माइक्रो का जगह 10⁻6 हो जाएगा, नैनो का जगह 10⁻9 हो जाएगा। और जब मिली, माइक्रो, नैनो आप पिको कहेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। समझ में आ रही है? आगे कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में। सभी में जैसे भारी वाहन, जैसे मान लीजिए ट्रक, डीजल का उपयोग कहता है, यानी डीजल तेल। और डीजल तेल अगर ट्रेन देखे हैं, बहुत ढक 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 करते जाता है और धुआं फेंकता है, देखे है ना। अब फिर कह रहे कि विद्युत उत्पादन कर सर, हम विद्युत उत्पादन में नहीं देख ले, हमारा देखावा ना हो, बारात कर गई बोलो कबू तो जनरेटर ठक 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 चलेला ना। ओकरा का डीजल तेल ना डालेला, आइगो ओकरा में लगा रहला, जानते लगे का डायनेमो लगा रहला जो विद्युत के उत्पादन करला। समझ गए जा? आगे आगे कह रहे कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? गतिज विद्युत ऊर्जा में। और सौर सेल में कौन सा धातु का उपयोग किया था? किसका उपयोग किया था? सिलिकॉन का उपयोग किया था। किसका? सिलिकॉन का उपयोग। सिलिकॉन जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बहुत तेजी से बदलता है। समझ गए हो? यानी कि उसका उपयोग, यानी कि सिलिकॉन का उपयोग किया है और सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत सेल। और सौर सेल किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदल करके हम लोग तुरंत प्रकाश ऊर्जा में फिर बदलते हैं। चाहे यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, पंखा चलाएंगे यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, बल्ब जलाएंगे प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा, अगर हीटर जलाएंगे, हीटर चालू करेंगे तो उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। समझ में आ रही है? अगला कह रहा है कि सौर सेल और ये तो हो गया। कह रहे कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कहेंगे 79 होता है। कितना होता है? आज चांदी के 80 होता है। कितना होता है? चांदी के, सही बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं? हमको लग रहा पारा का 80 होता है, वही पारा मरकरी का 80 होता है। चांदी कितना होता है? पता नहीं, टेबल है ना, सही नहीं है। चांदी ए कहने वाला हो, अरे ए जी ना हो, ए जी 47 होता है। याद रख लीजिएगा। सिल्वर यानी कि चांदी का जो परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। और सोना का 79, 790। आगे कह रहा है कि अच्छा निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कह रहे कि दहन, श्वसन, भोजन का पचना और क्षेपण। पहले ध्यान से सुनिएगा। दहन यानी कि जैसे ही जलाते, दहन किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, दहन कहते हैं। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ये ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, एकदम फिक्स है। अब श्वसन में ऐसे हम लोग सांस लेते हैं ना, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना, लेते? इसमें भी ऑक्सीकरण होगा। भोजन का पचना के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सांस लेते हैं ना,
यानी कि ऑक्सीजन आता है ना, इसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और कह रहे हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़े हैं, कोई ठोस अवक्षेप के रूप में द्रव से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में सिल्वर क्लोराइड निकला था ना, याद पड़ रहा है? अच्छा, सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन में तो NaCl का अवक्षेप निकला था, ठोस अवक्षेप उजला कलर का निकला था। सिल्वर नाइट्रेट निकला था, सिल्वर क्लोराइड के जलीय, सिल्वर क्लोराइड को NaCl के जलीय विलयन यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डाले थे तो AgNO3 निकला था, सिल्वर नाइट्रेट सफेद कलर का। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड कहेंगे NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब आ जाएगा ये वाला इसके पास AgCl बनेगा ना, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? ये ठोस अवक्षेप जैसे में सफेद कलर का होगा, जैसे में हम लोग दही महते हैं उसमें से क्या निकलता है, लैनु यानी मक्खन निकलता है, वो ठोस अवक्षेप के रूप में, समझो। अगला कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। एक कब मार दीजिए, थुथुरु फूट जाए। कितनी होती है? 2 होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। अरे भैया, अधिक होगा तो क्षारीय की ओर बढ़ने लगेगा, उदासीन की ओर बढ़ने लगेगा। कम होगा जितना अम्लीय होगा, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया था, अब ये बताइए। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। अब कहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा। किसका? विद्युत चुंबक बनाने के लिए अस्थायी बोतलें, नरम लोहा। अस्थायी बनाने के लिए इस्पात, अस्थायी यानी परमानेंट बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहे हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? क्या होते हैं? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहे कि ओम का नियम है, V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर, बिल्कुल सही है। अगला कह रहे हैं कि जब किसी, हो गया ना, वो विभवांतर का स्थायी मात्रक हाल है, क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट V होता है। क्या होता है? अब कहे कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, कह सकते हैं बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। अब कहे यानी बहुत छोटा इसमें लिखा हुआ है। अरे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ही नहीं आएगा। टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है? टंगस्टन का प्रतिरोध कैसा होता है? क्या होता है? सही बात है। और गलनांक, वही बोतलों गलनांक भी निम्न होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वही पूछ दे इसका, ये क्या कहता है? सोलर तार को गोली मार दीजिए इसको। अरे नहीं जी, कब जी जोड़ते हैं? फ्यूज तार। इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? और प्रतिरोध उच्च होता है। समझ में आया? अगला कह रहे हैं रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना है। अगला कह रहे हैं कि विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है? आवेश कितने प्रकार के होते हो? 2 प्रकार के। कौन कौन? धन आवेश और यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बात सही है? जिसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है? यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू न हो। इसका स्थायी मात्रक क्या होता है? कूलम्ब C होता है। बातें सही है? ये गलत है। आवेश को किसके द्वारा सूचित कहते हैं? क्यू द्वारा हो। सही बात है। आगे कह रहा है यानी कि यहाँ पे विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? यानी धातुएं क्या होती है? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। क्या रखती है? और धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। बातें सही है? आगे कह रहे हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब जिंक को जिंक है
जिंक हाईवे किया। जिंक यानी कि जिंक का जब परत चढ़ाते हैं तो गैल्वेनीकरण, और जब एल्यूमिनियम का परत चढ़ाते हैं तो एनोडीकरण। बातें सही है, या एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है? यानी कि सहसंयोजी यौगिक, बातें समझ में आ रही है? दोनों इसमें क्या होंगे? अधातु होंगे। और आयनिक यौगिक में एक धातु और एक अधातु। यहां पर दिया है NaCl, Na धातु है, Cl का है, अधातु है। कहेंगे ना बकलो, तू नहीं हो सकता है, तुम आयनिक यौगिक हो। कह रहे कि CaCl2 कैल्शियम धातु और क्लोरीन अधातु, तू भी नहीं होगा। CH4 दिया है, कहेंगे यही है, यही है। कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु। अब अगर आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना जो होता है मुलायम होता है, जल्दी से आभूषण टूट जाएंगे, इसीलिए हम लोग 22 कैरेट के सोने का उपयोग करते हैं। 22 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है? उसमें 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, क्या पढ़ाया गया है? अब निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? भैया आर्गन है। उत्कृष्ट गैस के कितना बढ़िया से याद कराएंगे भैया। है नेता आज का जिंदा राजा, है नेता आज का जिंदा राजा, हीलियम नियोन आर्गन केप्टॉन जेनॉन रेडॉन। बात सही है? नहीं तो कहा गया है कि हेले आराम करो जिंदा रहबू। बात सही है? हेले आराम करो जिंदा रहबू, चाहे है नेता आज का जिंदा राजा, कहेंगे हीलियम नियोन आर्गन केप्टॉन जेनॉन रेडॉन। बातें सही है? ये 6 के 6 का पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में ये 6 के 6 निष्क्रिय गैस है। बातें सही है? ये गलत है, लेकिन समझ में नहीं आ रही होगी ना। अगला कह रहे हैं कौन सा कह रहे हो? कह रहे कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु से क्या बनाया जाता है? कहेंगे कांसा बनाया जाता है। कांसा बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है? अब ये पीतल किसके मिश्र धातु है? पीतल। पीतल, तो पीतल में क्या क्या होता है? तांबा और पीतल को याद रख लीजिएगा, पिताजी, यानी पी से हो गया पीतल और तांबा जास्ता से, जिंक से बना है पीतल। समझ गए? पिताजी किससे बने? तांबा और जिंक से। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कहेंगे CaSO4 कहेगा कि जिप्सम का सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O कहेंगे। समझ में आया? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। पढ़े हैं क्या? करे कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, करे क्या है? तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और कुछ है? ऊर्जा है ना। कितने गया हो? 65 नंबर था, 65 नंबर ऊर्जा मिलता है ना। करे कि दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है, मजबूत भाग होती है ना। आगे कह रहे हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? कहेंगे छोटी आंत या क्षुद्रांत भी उसी को कहते हैं। बातें सही है कि गलत है? भैया हम लोग पहले भोजन करते हैं तो मुख गुहा से ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी हाथ से बड़ी हाथ से अच्छा मलाशय, फिर कोला, मतलब उसी प्रकार से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक ना। आगे कहा कर रहे हैं कि परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? परागकोश के। अच्छा, अब पहला नंबर ऑप्शन ही सही है ना। फिर कह रहे कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? कहेंगे फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कह रहे कि आरबीसी के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? कहेंगे 20 से 120 दिन होती है। कितनी होती है? 20 से 120 दिन होती है। फिर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, कहेंगे न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। फिर कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है किसमें? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो कहेंगे नहीं, फैलोपियन नलिका में। किसमें होता है? फैलोपियन नलिका। इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब में से नलिका होती है। वनस्पति तेलों में क्या होती है? कहेंगे वनस्पति तेल, याद पढ़ाया गया है। उसमें कैसा हाइड्रोकार्बन भाग लेते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भाग लेते हैं। बातें सही है? और हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या किया? हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है ना,
वनस्पति तेल या घी प्राप्त होता है। अब कह रहे ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है, तो क्या कहेंगे 2 संभव है। कह रहे कि मेंडलीय आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, कहेंगे परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, यानी द नंबर ऑफ, क्या मेंडलीय है, मोसेले में परमाणु संख्या हो जाएगा और मेंडलीय में परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कि इसीलिए इनका गुण क्या हुआ, आगे चल करके सही बाकी सभी तत्वों पर लागू नहीं कर रहा था, कुछ ही तत्वों पर लागू कर रहा था, इसलिए इनके नियम को हटा दिया गया। जब मोसेले जी आए तो हम लोग मोसेले जी का अभी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसके आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होंगे। नाइट्रोजन, अमोनिया के सूत्र क्या होता है, अमोनिया के NH3 होता है। भैया अमोनिया में किसका किसका पूछा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन क्या है, एगो, हाइड्रोजन का है 1:3 सही है। क्या है सही, 1:3 सही है। अब करके निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव रहेगा, एथेन, एथाइन, एथेनॉल, मीथेन, एथेनॉल, क्या रहेगा एथेनॉल, यानी कि शराब यानी एल्कोहल जो होता है ये क्या होता है कि कमरे के ताप पर भी क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो खरीदने जाते हैं ना विस्की वगैरह लोग, मतलब बिहार में बंद है, बढ़िया है, लेकिन लोग खरीदते हैं तो क्या जमा रहता है, द्रव रहता है ना, यानी कि कहेंगे एथेनॉल यानी एल्कोहल, ठीक ना। आगे कह रहा है फिर कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है कि CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र। सही बात है कि गलत बात है, सही बात है। अब कह रहे हैं कि निम्न में कार्बन के अपरूप है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, अरे कि ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी, तो कहेंगे इनमें से सभी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तो उन तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप है। कहे कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे समावयवी कहलाते हैं, और ऐसी घटना समावयवता कहलाते हैं। कृपया ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम यहीं के लिए जय हिंद, जय भारत।